हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न। कल हमारा एग्जाम है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। ज़्यादा ना समय लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेज़िनी था। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा हुआ है, निम्न में से यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यह कथन जो है हमारे मैटरनिक का था। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो 1789 ईस्वी में हुआ। 100% आने के चांस इसके। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 ईस्वी में जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। अगला प्रश्न, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस से है। अगला लिखा हुआ है, इटली के एकीकरण में सबसे अधिक नेतृत्व किसने किया? तो गैरीबाल्डी जो है इटली से संबंधित था, इसी ने जो है नेतृत्व किया था इटली के एकीकरण में। अगला प्रश्न है, 1848 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? तो फ्रांस में जो है गणतंत्र की स्थापना हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अगला है, जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का आशय था, तो वोक्सजिस्ट का आशय जो है राष्ट्र से था। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना की किस देश में सर्वप्रथम हुई? इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न, ज्यूसेppe मेस्सीनी द्वारा संगठित गुप्त संगठन था, तो यंग इटली था। पहला भी क्वेश्चन आप देख चुके हैं कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई। फिर प्रश्न आया है, ऑटो वन बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? जर्मनी से संबंधित था। अगला प्रश्न है, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को प्रथम सम्राट जो है घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो सीमित राजतंत्र था। ऑप्शन नंबर जो हमारा खा है वो सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? 1915 ईस्वी में वापस लौटे। उसके बाद अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक क्यों महत्व दिया? क्योंकि नमक जो था वो अमीर गरीब जो है सभी खा सकते थे, सभी उसका प्रयोग करते थे, इसलिए उन्होंने प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, 1919 13 अप्रैल किस घटना से संबंधित है? आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड इस दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। जिन क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको वो बिल्कुल आने चाहिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो नमक कानून को तोड़ करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो है खिलाफत आंदोलन जो है था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? तो सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन किया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई? 1922 में हुई। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता किसको कहकर संबोधित किया जाता है? ये बच्चा बच्चा जानता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर।
भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका कथन है? तो ये कथन हमारा जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर खा जो है हमारा वो बिल्कुल सही विकल्प है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शक्तियों के बीच सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी देश जो था वो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, 1945 में हुई। यहाँ के लिए ही नहीं, ये आगे के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महामंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1929 में जो है महामंदी जो है हमारी जो है शुरू हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? स्थापना तो 1945 में हुई। मुख्यालय पूछा तो मुख्यालय आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आने के ये चांस हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक मानव निर्मित? तो सब लोग जानते हैं भूमि जो है एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है। अगला लिखा हुआ निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो सीमेंट जो है वो किसी भी मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, रियो डे जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किस वर्ष हुआ? 1992 ईस्वी में जो है ये आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? तो चट्टाने जो है वो हमारी अजैव संसाधन है। लिखा हुआ काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। अगर पश्चिम बंगाल आता तो पश्चिम बंगाल भी हमारा सही ऑप्शन होता। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात और पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपरदन किसके कारण होता है? तो हिमनदों के कारण होता है, क्योंकि पर्वत पर जो है जो पिघलते हैं पहाड़ों पे, तो वहां पे जो है बर्फ जब पिघलती है, हिमनद पिघलते हैं, तभी मृदा अपरदन होता है। अगला प्रश्न, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है, क्योंकि पंजाब में नहरें और इनकी जो है प्रॉपर व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो जो हमारे जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अगला लिखा हुआ कपास की खेती के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे लाभदायक है? काली मिट्टी में ही कपास होता है। याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से इसको। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन उनको कहते हैं जिनके समाप्त होने की संभावना नहीं है। अनवीकरणीय उनको कहते हैं जिनके समाप्त होने की संभावना है। अगला लिखा हुआ चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लैटेराइट मिट्टी बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाएगी? तो जहां पहाड़ होंगे, पहाड़ उत्तराखंड में होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है सीढ़ीदार खेती की जाएगी। अगला लिखा हुआ जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना सब कुछ जो है पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर घ हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो खनिज संसाधन जो है हमारे वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा, सुबह देख के जाइएगा, तो जो है आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि 20 में 20 लाने हैं, तभी एसएसटी में आप 90+ जाएंगे। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो लोहा हमारा जो है वो पुनः चक्रीय संसाधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। कहां से शुरू हुआ था? चंपारण से जो है शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय सीधी भागीदारी नहीं करता? ये ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। सलाल बांध किस नदी पे है? चेनाब नदी पे सलाल बांध बना हुआ है। बांधों को और भी क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, क्योंकि बांध बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, बाढ़ रोकने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, इसलिए इसको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। विद्यार्थियों वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप इसको 2-3 बार अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आप जो है मतलब इसको अगर 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। सुबह एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आपकी जो है धान और कपास दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर ख और ग दोनों हमारे सही है। अगला लिखा हुआ, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन है? ये सब लोग जानते होंगे, गेहूं रबी की फसल होती है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? धान खरीफ की फसल है, गेहूं रबी की फसल है। सरसों जो है वो जो सरसों चना जितनी दालें वगैरह हैं वो जो है आप सरसों तिलहनी फसल है, चना वगैरह जो है हमारी अन्य फसलें हैं।
रेशेदार फसल कौन सी? रुई, कपास में रेशे पाए जाते हैं। जूट, इनमें भी रेशा पाया जाता है। रेशम, ये इनमें भी रेशा पाया जाता है। यानी ये सभी जो है रेशेदार फसलें हैं। अगला प्रश्न है रोपड़ फसल कौन सी है? तो गन्ना हमारी जो है वो रोपड़ फसल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्तन दहन कृषि झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम में पाई जाती है। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिएगा कि कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। कहाँ पे की जाती है? मिजोरम में की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रबी की फसल कौन सी इनमें से? तो गेहूं आप जानते हैं, चना भी जो है रबी, जो काला चना है, चना नहीं काला चना जो है वो जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फलीदार फसल है? तो दालें जो होती हैं वो फलीदार फसल होती हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो आप पढ़ चुके, जूट जो है वो रेशेदार फसल है। बढ़ते हैं अगले। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह ये सब कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड में पाए जाते हैं सब कुछ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अगला लिखा हुआ है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे विशाल केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है पवन ऊर्जा का। पवन चक्कियां यहाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखानों, पेट्रोलियम के लिए जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो कोयला जो है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो लौह अयस्क का जो है वो आधारभूत खनिज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ इस्पात बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज का जो प्रयोग है वो इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। एंथ्रेसाइट किसका? तो एंथ्रेसाइट कोयले का प्रकार है। बिटुमिनस भी कोयले का प्रकार है, याद रखिएगा। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। लौह अयस्क किसको हम बोल सकते हैं? अगर आप बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, याद रखिएगा। लोहे का अयस्क हेमेटाइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयले की खान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो उर्वरकों का निर्यात जो है वो भारत नहीं करता है। दो राज्यों के बीच आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच आदान प्रदान जो है राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित परिवहन में कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वायु परिवहन जो है वो अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्नों की ओर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली जो है वो संघीय राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महिलाएं आरक्षण सुनिश्चित करती हैं पंचायती राज संस्थाओं में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई। अगला है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं और जो है 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है संविधान में 3 सूचियों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, अभी मैं बता चुका हूं ऊपर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूची का विषय नहीं है? मुद्रा जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो संघ को प्राप्त हैं अवशिष्ट शक्तियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समवर्ती सूची में संबंधित विषय नहीं है। विदेशी मामले जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। वीडियो को 2-3 बार अवश्य देख लीजिएगा, सुबह एक बार तो अवश्य ही देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है संविधान के आधार पर भारत की राजभाषा कौन सी? हिंदी राष्ट्रभाषा है भारत की। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य सूची का विषय? रक्षा जो है वो संघीय राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली संघीय राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर अपने। अगला प्रश्न है काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां किसका प्रतीक थे? अश्वेत शक्ति का प्रतीक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है सभी धर्मों को समान जो है समझना। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्नों की ओर।
लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। पाकिस्तान है ऐसा देश हो सकता है जिसमें जो है तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं, ये बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं। लोकतंत्र से लॉन्ग क्वेश्चन पर जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। तो 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। आप सभी लोग जो है इसको जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से औसत आय किसको कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। 2016 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान किसका है। श्रीलंका ऊंचा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। हरियाणा की सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। तो म्यांमार की स्थिति जो है इन अन्य 3 देशों से बेहतर है। अगला क्वेश्चन है किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो सभी जो लिखे हुए हैं ऊपर ये सभी जो है किसी देश के विकास को निर्धारित करते हैं। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। फ्रांस विकसित देश है, बाकी अन्य सभी जो है विकासशील देश हैं। अगला लिखा हुआ है 2018 के अनुसार भारत विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं। तो उद्यमों का जो स्वामित्व है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन कहा जाता है। मतलब उत्पादन कहाँ पे होता है, प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस वर्ष जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई। 2005 में मनरेगा की स्थापना हुई। अगला है जीडीपी से क्या तात्पर्य है। जीडीपी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट रेट। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत कौन सा है। कृषि जो है जीविका का मुख्य स्रोत हमारा है। निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। 2 देशों के मध्य होगा विदेशी व्यापार। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी। उत्पादन के कितने साधन होते हैं, 5। श्रम, साहस, भूमि, पूंजी, संगठन, यही जो है हमारे श्रम के साधन है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ। तो विकसित देशों के द्वारा शुरू हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, जेनेवा में हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से आयात करता है कच्चे पेट्रोलियम का मुख्य रूप से आयात करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है एगमार्क किन वस्तुओं का प्रमाणिक चिन्ह है। तो वो जो है हमारा खाद्य पदार्थों पे एगमार्क का चिन्ह आता है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आप लोग अच्छे से इनको जो है देख लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्वेश्चन याद हो जाएंगे। रटने की कोशिश जो है मत करिएगा, बस आप अच्छे दिमाग से जो है फ्रेश माइंड से देख लीजिए। और वीडियो शेयर कीजिए बहुत अधिक से अधिक, ताकि 20 में 20 नंबर सभी बच्चे जो है ला सके। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सभी के लिए कुछ बहुत अच्छा लाने वाला हूँ, वीडियो का इंतजार करिए। 2-3 दिन में वीडियो आएगी। आगे क्या प्लानिंग रहेगी, क्या फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी प्लानिंग रहेगी चैनल पर, वो वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।